हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। और आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रीड लॉज एंड इंटरप्रेट बेटर। किस तरीके से लॉ को रीड करना चाहिए। मैं जो बात करूँगा जनरल लॉ की बात करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं खाली कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ या सेबी लॉज की बात कर रहा हूँ। जनरल लॉज कोई भी लॉ हो तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए और ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स फाइन होती चली जाएँ डे बाय डे। क्या होता है कि बच्चे में कमी नहीं है, बच्चा क्या करता है ढंग से ना पढ़ना नहीं चाहता, वो क्या करता है उसको इंग्लिश की तरह ही रीड करता है लॉ को। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अगर लॉ पढ़ना इतना ही आसान होता ना तो जितने अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं वही लॉ के टीचर बन जाते। एक्चुअल तो सच्चाई ये है। तो लॉ के अंदर ना आपको ना हर टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है, हर कोमा कोमा पे फोकस करना है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एक मैं बच्चे को हमेशा अपनी क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ, रोको मत जाने दो। तो अब रोको मत जाने दो एक लाइन है, उसके बाद अगर मैंने रोको के बाद कोमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो। तो रोको के बाद कोमा लग गया तो क्या इंटरप्रिटेशन है कि रोको मत जाने दो। लेकिन केस 2 मैंने रोको मत के बाद कोमा लगाया तो इसकी इंटरप्रिटेशन एक कोमा से बदल गई, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो मतलब एक कोमा ने पूरी लाइन का मतलब बदल दिया। रोको के बाद कोमा लगाया तो रोको मत जाने दो, और रोको मत के बाद कोमा लगाया तो रोको मत जाने दो। एक कॉमा ने पूरी लाइन का मतलब बदल दिया। एक एक कॉमा मैटर करता है। पता है क्या होता है, लॉ के अंदर कोई भी वर्ड जो यूज हो रहा है ना दैट इज यूज इंटेंशनली। आपको पता है, आप लोग अपनी लेमैन इंग्लिश लगाते हो उसके अंदर, लेकिन फर्क है। जैसे प्राइवेट कंपनी आप लोगों सब ने पढ़ी है, जिन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो हर एक लॉ के अंदर वर्ड आते होंगे, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। अब ये वर्ड्स में फर्क है। देखो, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन लोग सेम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन मतलब आप ये काम नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन मतलब भी आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में फर्क है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स यू कैन डू दैट थिंग बट यू हैव टू फुलफिल सम कंडीशंस। आप ये काम कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करने के बाद। प्रोहिबिशन मीन्स यू कांट डू दैट थिंग एट ऑल, आप वो चीज कर ही नहीं सकते। जिसका इसका एग्जाम्पल और देता हूं आपको। सपोज हमारी एक गर्ल है, बच्ची है, और अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैंने घूमने जाना है। मम्मी कहती है बेटा चली जा, लेकिन 8 बजे से पहले पहले वापस आ जाइयो। दैट इज रिस्ट्रिक्शन। जाना मना नहीं है, लेकिन कंडीशन फुलफिल करनी है, क्या कि 8 बजे से पहले पहले वापस आना है। केस 2, वो बच्ची मम्मी को बोलती है मम्मी घूमने जाना है। मम्मी कहती है बेटा हमारे घर में लड़कियों को बाहर भेजना अलाउड ही नहीं है रात को। दैट इज प्रोहिबिशन। मतलब हमारी मम्मी हमारे को अलाउ ही नहीं करनी कि जाना अलाउड ही नहीं है। पहले वाले केस में क्या था, मम्मी ने कहा चली जाए लेकिन 8 बजे से पहले पहले वापस आ। दूसरे वाले केस में मम्मी कहती है हमारे घर में भेजना अलाउड ही नहीं है। दैट इज प्रोहिबिशन। मतलब ये काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जो भी वर्ड यूज हो रहा है ना लॉ में, इंटेंशनली यूज होता है। हर एक वर्ड पे फोकस करना है, हर एक वर्ड को समझना है। ऐसा क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है। लॉ डिक्शनरी परचेज करो। पहली बात तो क्या परचेज करो, लॉ डिक्शनरी। लॉ के मतलब उसके अकॉर्डिंग बताए जाते हैं। जैसे कितने लोग देखा है मैंने, लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सेम यूज करते हैं। लीगल हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सेम यूज करते हैं, जबकि बेसिकली उनमें भी फर्क है। एग्जाम्पल लेके बात करें, सपोज मैं हूं, लीगल हायर्स बेसिकली फैमिली मेंबर्स होते हैं। सपोज मैं हूं और सपोज कल को मेरी डेथ हो जाती है और मैं बोलता हूं कि ये शेयर मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को जाएंगे, तो वो लीगल हायर है। हायर मतलब उत्तराधिकारी है, और साथ में वो मेरा बेटा मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है कि अल्टीमेटली वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कंपनी में जाके कि मैं इनके भी पे। तो लीगल हायर प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन केस 2 मैं बोलता हूँ कल को मेरे शेयर मेरे मरने के बाद मेरे फ्रेंड को जाएंगे। अब मेरा फ्रेंड मेरा लीगल हायर तो नहीं है, दैट इज ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो खाली मेरा क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका हम कह सकते हैं कि ऑल लीगल हायर्स आर जनरली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बट ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट जनरली लीगल हायर्स। छोटे 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 वर्ड जिनको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ये इतना इतना इंटरचेंजेबली यूज करना ही ना आपकी इंटरप्रिटेशन फाइन करेगा। आप लोगों से हट के हो जाओगे अगर उनको वर्ड को ढंग से सोचना शुरू कर दोगे तो। बच्चे आते हैं, छोटी छोटी चीजें। लॉ में जगह जगह वर्ड यूज होता है सब्जेक्ट टू, जगह सब्जेक्ट टू सो एंड सो, जगह जगह यूज होता है नॉट विथस्टैंडिंग सो एंड सो। अब उनमें भी फर्क है। बच्चा क्या समझता है, उसे पल्ले नहीं पड़ती है बातें। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं सब्जेक्ट टू नॉट विथस्टैंडिंग की। किसी सेक्शन में लिखा होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आइदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एग्जांपल लेके बात करते हैं, सपोज किसी भी एक्ट का एक सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 में से स्टार्ट हो रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
इसका मतलब ये हो गया कि इस सेक्शन के आगे अब कोई भी सेक्शन स्टैंड नहीं करेगा, ये वाला सेक्शन सारे सेक्शन के ऊपर प्रिवेल करेगा। मतलब जिस सेक्शन में लिखा होता है जाता नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेनिंग एनीथिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये वाला सेक्शन के आगे अब कोई भी सेक्शन स्टैंड नहीं करेगा, ये वाला सेक्शन सबके ऊपर प्रिवेल करेगा। लेकिन केस 2 कई बार लिखा होता है सब्जेक्ट टू, एग्जाम्पल सेक्शन 15 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 15 पढ़ते पढ़ते 18 का ध्यान रखना है, और कल को अगर सेक्शन 15 और 18 में कन्फ्लिक्ट राइज हो तो 18 प्रिवेल करेगा 15 के ऊपर। मतलब सब्जेक्ट टू के केस में हम जिस सेक्शन को सब्जेक्ट टू बोलते हैं वो वाला सब्जेक्ट सेक्शन प्रिवेल करता है इस वाले सेक्शन के ऊपर, और नॉट विथस्टैंडिंग के केस के अंदर जिस सेक्शन नॉट विथस्टैंडिंग लिखा होता है ये वाला सेक्शन प्रिवेल करता है और सेक्शन के ऊपर। जनरली कई बार इनमें भी उल्टा हो जाता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। कई बार इसका भी पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिकली ये, क्योंकि पढ़ने के तरीके बड़े सारे डिफरेंट हैं। मे और शेल आप लोगों को वर्ड, मे का मतलब होता है डायरेक्टरी, आपको ऐसा करना चाहिए, और आपके मतलब ऑप्शनल, दूसरा नाम जैसे बोल सकते हैं ऑप्शनल, और शेल का मतलब होता है कंपल्सरी, करना ही होगा। अब आप लोग किसी जगह पे मे होना है और वहां पे आप शेल लिख के आ जाओगे, किसी जगह शेल होना है वहां पे मे लिख के आ जाओगे, तो लॉ का मतलब ही बदल जाएगा। मतलब अगर आप किसी जगह पे लिखना था कि चीज़ होनी चाहिए और आप लिख कह रहे हो मे, तो इसका आपने इंटरप्रिटेशन बदल दी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आपने लॉ का मतलब बदल दिया। इसका मतलब लॉ में हर एक चीज कॉमा से लेकर, मे से लेकर, शेल से लेकर, एंड और कई बार एक चीज और, एंड की लेटर इंटरप्रिटेशन है साथ में, और का मतलब या तो ये या तो ये। लेकिन कई बार तुम्हारे को मैं बताऊं, मे को शेल पढ़ा जाता है, शेल को मे पढ़ा जाता है, कई बार एंड को और पढ़ा जाता है और को एंड। एग्जांपल लेके बात करते हैं, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबने मेरे से पढ़ा है कंपनी लॉ के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब उस लाइन को पढ़ के लिखा आता है कि अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, उस लाइन को एक इंटरप्रिटेशन ये निकलती है अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अनलॉफुल पर्पस ऑल्सो, क्योंकि वर्ड क्या है मे, शेल नहीं है। तो क्या इंडिया में कंपनी अनलॉफुल के लिए बन सकती है? नहीं। तो देयर मे शेल बी रीड एज शेल, वहां पे मे को भी क्या पढ़ना है? शेल। और केस 2 कर दूं, जहां पे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है, किसी कोर्ट की कोई ड्यूटी बनती है, और वहां पे वर्ड लिखा है शेल, तो वहां पे शेल भी रीड करना है मे। एग्जांपल लिखा हुआ है किसी जगह पे कि कोर्ट शेल हैव टू फॉलो सो एंड सो थिंग, तो आप कोर्ट के किसी जज को ऑर्डर नहीं दे सकते, कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकते, तो वहां पे शेल भी क्या पढ़ना है? मे, कि कोर्ट कर भी सकता और नहीं भी, वो कोर्ट की मर्जी है। तो ले दे के अगर मैं आपसे बात करूं तो शेल को मे कब पढ़ना है, मे को शेल कब पढ़ना है, ये लॉ के अंदर डिफाइंस हैं, इसके रूल्स हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उनकी बुक्स आती हैं। धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन पढ़नी शुरू करो, फाइन हो जाएगी। धीरे धीरे लॉ को, हर चीज़ को तमीज़ से पढ़ो, हर चीज़ पे रुको, हर वर्ड पे रुको, हर कॉमा पे रुको, हर एक वर्ड को सोचो कि यार ऐसा यहाँ पे यही वर्ड क्यों यूज़ हुआ, इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुआ। ऐसा करना शुरू करोगे, डेली बेसिस पे इंटरप्रिटेशन खुद ही फाइन होनी शुरू हो जाएगी। कोई सिखा नहीं सकता आपको इंटरप्रिटेशन, खुद इंप्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन इंटरप्रिटेशन इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है, मैंने सिर्फ वो बताया है आप लोगों को। इनको पढ़ोगे तो फाइन होगी। और एक चीज़, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसका लॉ बेटर नहीं हो पाएगा, तो पहले से। और इसमें कोई चीज़ बुराई नहीं है, हर चीज़, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जो कमी है उसको सुधार लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिनकी लीगल नॉलेज अच्छी है दे कैन डू वंडर्स, वो बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। आप धज्जियाँ उड़ा सकते हो किसी की माइंड से। पहले देखना, जिनकी जुबान अच्छी है ना, वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। लाइक सा बेस्ट एग्जांपल है मोदी जी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अगर लॉयर्स में देखें हरीश साल्वे। जो लोग शब्दों से खेलना जानते हैं वो धज्जियाँ उड़ा सकते हैं सामने वाले की। इम्प्रूव करो, फाइन करो, बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे अब। और आपको इसमें कोई सिखा कुछ नहीं सकता, आपको खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा अल्टीमेटली मतलब ये है कि हर चीज़ को रुक रुक के पढ़ो। हम भी डेली बेसिस पे जब लॉ पढ़ते हैं ना, रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको भी मिलेगा। बाकी इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। और जितना प्यार आप लोग दे रहे हैं बनाए रखे, दुआओं की ज़रूरत है, दुआएं मिल रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है, प्यार मिल रहा है आप लोगों का यार। चलो बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।